जब मेरा अलॉटमेंट लेटर आया था और उस पे जब ऐसे नेम लिखा होता है कि नेम समीक्षा दक्ष, कोर्स अलॉटेड एमबीबीएस, वो जो चीज़ थी ना वो बहुत सुकून भरी थी। इतना अच्छा लगा था कि मेरे नाम के साथ एमबीबीएस लिखा है, तो बहुत बहुत अच्छा लगता है। तो उस मोमेंट के लिए बस एक महीना है ना, और इन्हीं चीज़ों को फॉलो करो। मेरी बस तुमसे एक ही रिक्वेस्ट है कि बहुत ज़्यादा चीज़ें करने के पीछे मत भागो। ये मत सोचो कि मैं बहुत हार्ड क्वेश्चंस कर लूँ, है ना। जो हार्ड क्वेश्चंस करने के पीछे भाग रहे हैं वो रह जाएंगे, और जो सिंपल सी चीज़ें करके बेसिक अपने फॉर्मूले रिवाइज करते जाएंगे, अपने नोट्स रिवाइज करते जाएंगे, वो निकल जाएंगे। मैं बता रही हूँ ये चीज़। इसलिए प्लीज़ इस बात का ध्यान रखना कि आखिरी के एक महीने की जो तैयारी है वो इतनी बड़ी रोल प्ले करती है कि 300 नंबर वाले को 600 प्लस पहुंचा सकती है। और जिसने इस टाइम पे अपनी तैयारी में कमी छोड़ दी, उस स्टूडेंट को जो मॉक टेस्ट में 600 नंबर ला रहा था उसके मार्क्स कम करवा देती है। इसीलिए प्लीज़ इस आखिरी के एक महीने को बहुत अच्छे से यूटिलाइज करना, क्योंकि देखो मैं भी एक नीट ड्रॉपर हूँ। मैंने अपने पिछले ड्रॉप ईयर्स में मेरी सबसे बड़ी कॉमन मिस्टेक यही होती थी कि मैं अपने पिछले अटैम्प्ट में आखिरी के एक महीने में इतने ज़्यादा नर्वस हो जाती थी, इतनी ज़्यादा ओवर थिंकिंग करने लगती थी, जिसकी वजह से मेरे फाइनल एग्जाम में हमेशा क्या होता था कि अक्सर कि मैं कुछ ही मार्क्स से रह जाती थी। इसीलिए मैंने अपनी पिछली गलतियों से जो सीखा और अपने लास्ट जिस अटैम्प्ट में नीट 2020 में मेरा सिलेक्शन हुआ उसमें जो मैंने यूटिलाइज किया वो मैं आज तुम लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज़, हमने कई बार सुना होता है कि कई लोग बोल रहे होते हैं कि बहुत सारे मॉक टेस्ट करो, 40 50 60 मॉक टेस्ट कर लो, आखिरी टाइम पे तो इतने सारे कर लेने चाहिए। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे मॉक टेस्ट करने की इतनी ज़रूरत नहीं होती है। अगर आप थोड़े मॉक टेस्ट करते हो पर आप उनकी बहुत अच्छे तरीके से एनालिसिस कर देते हो, वो चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि मॉक टेस्ट हमें सिखाता क्या है? मॉक टेस्ट सिखाता है टाइम मैनेज कैसे करते हैं। मॉक टेस्ट सिखाते हैं कि हमारी गलतियां क्या हैं। यही दो चीज़ें मेनली हमें मॉक टेस्ट सिखाता है। तो हम अपने कुछ मॉक टेस्ट से भी ये बातें सीख सकते हैं। तो अगर तुम लेकिन 10 से 15 टेस्ट भी कर लेते हो वो भी काफ़ी सफिशियंट है, लेकिन तुम इस चीज़ का ध्यान रखो कि उसकी एनालिसिस अच्छे तरीके से करो। तो मैं क्या करती थी कि मैंने क्या किया था कि मेरा हमारे टाइम पे नीट 2020 तक 2 से 5 वाले टाइम पे नीट का एग्जाम हुआ करता था। तो 2 से 5 वाले टाइम पे मैं एक दिन मॉक टेस्ट देती थी, देन उसके बाद 2 दिन का गैप देती थी। क्योंकि मैं ऐसे नहीं कर सकती थी कि यार मैं डेली मॉक टेस्ट कर लूँ, क्योंकि अगर मैंने डेली मॉक टेस्ट किया तो फिर मॉक टेस्ट के बाद उसकी एनालिसिस भी करनी है, और मुझे एनालिसिस करने में टाइम लगता था। मुझे लगभग 5-6 घंटे लग जाते थे अगर मैं अच्छे तरीके से एनालिसिस कर रही हूँ तो इसीलिए मैं क्या करती थी कि भाई मैं 2 दिन का टाइम गैप दूंगी, देन उसके बाद करूंगी, ताकि मैं अगले टेस्ट के लिए अच्छे से तैयार होकर दे सकूँ और मुझे पिछले टेस्ट से अपनी कमियाँ पता चल सकें। तो मैं 2 से 5 में एक दिन टेस्ट दे दिया। 2 दिन का जो गैप रखा है उसी में 2 से 5 वाले टाइम पर ही मैं अगेन उसी टेस्ट की एनालिसिस करती थी। मतलब ऐसे नहीं है कि 2 से 5 के अलावा किसी और टाइम को मैं एनालिसिस को नहीं देती थी, क्योंकि अदर टाइम में मैं क्या करती थी वो भी मैं बताऊंगी तुम्हें। तो 2 से 5 का टाइम एक दिन टेस्ट को हो गया, अगले 2 दिन जो है उन 2 दिन में मैं क्या करती थी कि उसी टेस्ट की एनालिसिस कर लेती थी, और वहाँ से मुझे बस ये पता चल जाता था कि मेरे जो क्वेश्चंस गलत गए हैं, जो क्वेश्चंस सही गए हैं, उनके मैं टॉपिक लिखती थी और उन टॉपिक को जाके फिर से पढ़ती थी। अब मैं ये देखती थी कि फिजिक्स या केमिस्ट्री है तो उसमें जो क्वेश्चन गलत गया है या छोड़ा है तो उसमें किस चीज़ की मिस्टेक रही है। मेरा कॉन्सेप्ट वीक था, या फिर मेरे को फॉर्मूला नहीं आया था, या फिर मेरी कैलकुलेशन मिस्टेक थी। तो इस तरीके की जो कैलकुलेशन मिस्टेक है तो फिर ये चीज़ ध्यान रखनी है आगे से कि भाई कैलकुलेशन ठीक से करनी है ना। फॉर्मूला याद नहीं था तो फिर रेगुलरली फॉर्मूला भी याद करना है। इसीलिए मैंने डेली आधा घंटा मैं फिजिक्स के फॉर्मूले रिवाइज करने के लिए टाइम देती थी। कॉन्सेप्ट वीक होता था तो मुझे टॉपिक पता चल गया कि भाई मेरा ये वाला टॉपिक है, इसका मेरा कॉन्सेप्ट वीक है, यानी कि मुझे ये पढ़ना है अच्छे तरीके से। तो अभी जब हम एनालिसिस कर रहे होते थे तो वो जो 6 घंटे मैंने सेट किए हैं उनमें क्या हो पाता था कि इतने सारे क्वेश्चन है, मैं सारे क्वेश्चन का देखती थी एक बार, अपने जो गलत गए हैं, जो छोड़े हैं, इनको तो बहुत अच्छे तरीके से देख लिया, और जो क्वेश्चंस कर दिए थे सही एक बार उन पे भी हल्की हल्की सी नज़र डाल लेती थी, ताकि क्योंकि कभी एक बार अभी तो सही हो गया है, ताकि अगली बार भी उसके आसपास कोई क्वेश्चन आ जाए तो वो मेरा गलत ना होने पाए। तो इस तरीके से मैं पूरे एक क्वेश्चन को इतने अच्छे तरीके से देखती थी, चाहे सही गया है, गलत गया है, छोड़ा है, हर मेरे पास क्या था कि आखिरी के मंथ में मैंने अपनी पूरी जो क्वेश्चन प्रैक्टिस वाली चीज़ है वो अपनी लाके मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के ओरिएंटेड कर दी थी। दरअसल मेरा मोटिव ये रहता था कि मैं 1 घंटे का टाइमर लगाऊं और फिजिक्स के लगभग 45 क्वेश्चन सॉल्व करूं। मेरे टाइम पे 45 आया करते थे, तुम्हारे टाइम पे 50 आते हैं, तो तुम 50 का टारगेट सेट करके करोगे, ठीक है। तो मैं क्या करती थी कि 45 क्वेश्चन सेट करने हैं,
तो वही मुझे 1 घंटे के अंदर करने हैं। तो मेरे पास जो ईयर वाइज आती है ना, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की जो ईयर वाइज आती है, 2012 का पेपर, 13 का पेपर, 14 का पेपर, ऐसे करके नहीं था मेरे पास चैप्टर वाइज थी। जो एमटीजी की आती है ना चैप्टर वाइज वाली प्रीवियस ईयर, मेरे पास वो थी। तो अब मैं ऐसे नहीं करा, सोचा मैंने कि अब जो नहीं है अब उसको खरीद के लाऊं, जो है उसी में ही अरेंज कर लेना है। तो मेरे पास वो चैप्टर वाइज थी। तो मैं क्या करती थी, फिजिक्स का करना है ना, तो फिजिक्स का करने के लिए मैं सभी चैप्टर्स में से दो दो क्वेश्चन उठा के करती जाती थी, है ना। तो मतलब दो क्वेश्चन, जैसे मोशन इन 1D से 2 क्वेश्चन, प्रोजेक्टाइल से 2 क्वेश्चन, एनएलएम से 2 क्वेश्चन, वर्क एनर्जी पावर, इस तरह से सारे चैप्टर्स से एंड तक मैं क्या करती थी कि 2 क्वेश्चन ले लेती थी। इस तरीके से 1 घंटे का टाइमर होता था। लिखना कहीं नहीं हो, ऐसे नहीं है कि मैं कहीं पे सेपरेटली लिख रही हूँ। मैं जैसे 2 क्वेश्चन इसमें से कर लिए, पेज पलटा, फिर 2 क्वेश्चन कर लिए, फिर पेज पलटा, 2 क्वेश्चन कर लिए, इस तरीके से टिक लगाती जाती थी। तो 1 घंटे के अंदर मेरे को लगभग 45 क्वेश्चंस करने होते थे। तो मैं इस तरह से करती थी। देन उसके बाद 1 घंटा हो जाता था, टाइमर मेरा कंप्लीट हो जाता था। टाइमर के साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की भी हैबिट हो गई, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कर रही हूँ, और ये हो गया कि हम अभी सब्जेक्ट वाइज ही चल रहे हैं, ठीक है। तो अब इससे क्या होता था कि जो क्वेश्चंस गलत गए हैं, फिर वही बात की कॉन्सेप्ट गलत है कि क्या गलत है, क्या कमी है, तो यहाँ से मुझे अपने टॉपिक पता चलते थे, मुझे ये पता चल जाता था मुझे आता क्या नहीं है। तो अब यही चीज, जो चीज मुझे आती नहीं होती थी, वही चीज मैं जाके पढ़ती थी प्रॉपरली। फिर अब 2 घंटे में फिजिक्स को और देती थी, जिसमें जाके मैं वो टॉपिक पढ़ती थी। जैसे एक बार मेरा एरर से क्वेश्चन गलत हो गया था, तो मैंने लेके पूरा एरर का कॉन्सेप्ट ढंग से बुक में से पढ़ा। तो मैं लगता है कि तुम बुक से पढ़ के कर सकते हो, तुम्हें लगता है कि कोई कॉन्सेप्ट वाइज कोई वीडियो हो उससे देख के कर सकते हो, तो टॉपिक वाइज कोई वीडियो उससे देख के कर सकते हो, तो तुम्हें जैसे सुटेबल लगता है। लेकिन ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना, बस क्या करना है, उसी टॉपिक को जाके पढ़ लेना है, और उस टॉपिक को पढ़ के बस उस पे बेस्ड कुछ सॉल्व क्वेश्चन, जो तुम्हारी बुक मॉड्यूल कुछ तो होगा, उसमें से बस उस टॉपिक के 4-5 सॉल्व क्वेश्चंस कर लो, बस इतना काफ़ी है। मैं भी इतना ही करती थी। मैं डीसी पांडे की फिजिक्स की बुक फॉलो करती थी, तो उसी में से उसी के सॉल्व क्वेश्चन कर लेती थी उस टॉपिक के, है ना। तो ये नहीं है कि मैं जाके उसकी एक्सरसाइज कर रही हूँ, मतलब बुक की एक्सरसाइज कर रही हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं। बस जो टॉपिक मेरा वीक था, उस टॉपिक के जाके मैंने 5-6 सॉल्व क्वेश्चंस जो दिए हुए थे बस वो कर लिए हैं, और कुछ नहीं, ठीक है। और फिर रात को सोने से पहले आधा घंटा मैं फिजिक्स के फॉर्मूले और जो उसके कॉन्सेप्ट्स हैं, मैंने शॉर्ट नोट्स बना रखे थे, उनको मैं रिवाइज किया करती थी। क्योंकि फिजिक्स में मैक्सिमम क्वेश्चन हमारे फॉर्मूला बेस्ड आते हैं, तो इसलिए हमारे फॉर्मूला जो होने चाहिए वो बिल्कुल फिंगर टिप्स पे होने चाहिए, क्योंकि एग्जाम में इतना टाइम नहीं मिलता कि तुम बहुत ज़्यादा टाइम लगा रहे हो सोचने में, ठीक है। तो इस तरीके से तो मेरा फिजिक्स का रहता है। बायोलॉजी की बात करें तो मेरा बायोलॉजी को मैं क्या करती थी, सुबह उठते ही सबसे पहले मैं बायोलॉजी पढ़ा करती थी। तो मैं लगभग 2 से ढाई घंटे देती थी बायोलॉजी की रीडिंग के लिए। तो उसमें मेरा ये रहता था कि मैं एक दिन के अंदर 3 चैप्टर तो कम से कम रीड कर लूँ, है ना। अब ऐसा कैसे हो पाता था कि 3 चैप्टर एक दिन के अंदर पढ़ जाएं, ये जब ही हो पाता था। पहली चीज़ मैंने क्या की थी इसके लिए कि मैंने सभी चैप्टर्स को, बायोलॉजी के सभी चैप्टर्स को 3 पार्ट में डिवाइड किया था। लेंथी चैप्टर्स, मीडियम साइज चैप्टर और स्मॉल साइज चैप्टर्स। ये जो डिवीज़न था, मैंने जो अपने अकॉर्डिंग जो डिवीज़न किया है, उस डिवीज़न को मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे भेज दूंगी, तो तुम वहाँ से जाके देख लेना, उससे तुम्हें आइडिया मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से मैंने डिवाइड कर लिए थे। जो स्मॉल साइज के चैप्टर होते थे वो तो लगभग 15-20 मिनट में ही रिवाइज हो जाते थे पूरे। अब ऐसा नहीं होता है कि मैं रीडिंग करते वक्त स्टार्टिंग से पूरा रीड करती थी। तो मैं जब मॉक टेस्ट कर रही हूँ और उसके बाद जब उनकी एनालिसिस कर रही हूँ, तो क्या होता था कि एनालिसिस करके फिर मुझे ये पता चलता था कि अच्छा मेरा ये टॉपिक, इस चैप्टर का ये वाला टॉपिक वीक है। जैसे मेरा फोटोसिंथेसिस है, तो फोटोसिंथेसिस में मेरा C4 साइकिल से जनरली क्वेश्चन गलत हो जाता था। तो मैं जब फोटोसिंथेसिस शुरू कर रही हूँ तो मैं स्टार्टिंग से नहीं पढ़ रही हूँ, मैं पढ़ रही हूँ C4 साइकिल पहले ही। ऐसे ही रेस्पिरेशन वाले चैप्टर में मेरा मोस्टली क्वेश्चन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से गलत होता था। तो मैं रेस्पिरेशन उठाया है, तो अगर मैं जाके सीधा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन पहले पढ़ती थी, उसके बाद बाकी की चीज़ें पढ़ रही हूँ। तो एक तो ये वाली चीज़ रहती थी। दूसरी चीज़ मेरी क्या रहती थी कि अगर जैसे मैं रेस्पिरेशन वाले चैप्टर की बात करूं, तो मैंने इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन मेरा वीक टॉपिक था, तो मैंने पहले उसको पढ़ लिया। अब बाकी की जैसे ग्लाइकोलिसिस है, क्रैब्स साइकिल है, वो मुझे आती है। तो मैं ऐसे नहीं है कि सीधा देख के एनसीईआरटी में से देख के पढ़ने लग गई पहले ही तुरंत, नहीं। मुझे दिख गया ना कि मैंने ग्लाइकोलिसिस वाला पेज खोल रखा है, अब मैं उसकी तरफ देखूंगी नहीं, पहले रिकॉल करूंगी कि ग्लाइकोलिसिस में होते क्या है। 10 स्टेप्स होते हैं, तो वो 10 स्टेप्स सारे रिकॉल करूंगी कि कहाँ पर H2 रिलीज होता है, कहाँ पे ATP लगता है, कहाँ पे ATP निकलता है। ये सब कुछ पहले खुद से बोल के देखूंगी। अब जो खुद से बोल के
के देखा है और फिर अब मैं चेक करूंगी कि मैंने सही बोला है या नहीं बोला है। तो जब हम बिना देखे, हमने अपने सामने पेज तो खोल लिया है पर हम देख नहीं रहे हैं, और हम यही एक तरीका, सही तरीका होता है जिससे हमें बायोलॉजी को रीड करना चाहिए, सो दैट कि हमारी रीडिंग भी हो रही है और रिकॉलिंग कर रहे हैं, हम रिकॉलिंग कर करके हम रीड कर रहे हैं। इस तरीके से हमें पता चलता रहता है कि अच्छा क्या क्या चीज़ें हमारे डीप ब्रेन में जा चुकी हैं और क्या क्या चीज़ें अभी हमें याद करने की ज़रूरत है। तो इससे हम उन चीज़ों को पहले पकड़ते हैं जिनको हमें याद करने की ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। और बिल्कुल शुरुआत से, तो पहली लाइन से तो नहीं रीड करना चाहिए, तुम्हें अपने वहाँ से पहले पॉइंट्स उठाने चाहिए जहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, और ये चीज़ें तुम्हें वहीं से पता चलेंगी जब तुम मॉक टेस्ट करोगे, उसकी एनालिसिस करोगे। और मैंने बताया ना, जैसे मैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी इनके लिए सेपरेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस किया करती थी, तो ऐसे ही मेरे पास चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थी बायोलॉजी की। जो सारे चैप्टर्स हैं उनमें ऐसे ही मैं सेट कर लेती थी कि 2-4 क्वेश्चंस पर चैप्टर मैंने सेट कर लिए, ताकि ओवरऑल क्वेश्चंस मेरे 90 क्वेश्चंस हो जाएं, क्योंकि नीट 2020 तक तो 90 क्वेश्चंस आया करते थे, तो मैं 90 क्वेश्चंस का एवरेज बना के रखती थी। इस तरीके से मैं पूरे सारे चैप्टर्स के पीवाईक्यू मैंने इस तरीके से लगभग मैंने फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के पीवाईक्यूज जो थे वो 15 दिन के अंदर खत्म कर दिए थे सारे, अच्छे से एक एक क्वेश्चन विद एक्सप्लेनेशन, बिल्कुल क्लियरिटी से, ठीक है। देन ये मेरा बायोलॉजी का रहता है। केमिस्ट्री पे आती है बात, तो केमिस्ट्री में भी बिल्कुल फिजिक्स और बायोलॉजी का मिड पोर्शन ही रहता है केमिस्ट्री हमारा। तो मेनली मैं क्या करती थी, केमिस्ट्री में भी सेम वही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इस तरह से करती थी मैं, 2-2 क्वेश्चन हर चैप्टर से उठाकर। लेकिन अगर तुम्हारे पास ईयर वाइज है तो तुम ईयर वाइज कर सकते हो, ईयर वाइज ले लो, सिंपल बात खत्म हो जाएगी, आराम से हो जाएंगे, ऐसे 2-2 क्वेश्चन नहीं करने पड़ेंगे। तो जैसी बुक है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि तुम कैसे कर पाओगे। तो केमिस्ट्री में ऐसे क्वेश्चंस कर लिए, जो गलत जा रहे हैं वही टॉपिक जाके पढ़ना है ना। और फिर क्या होता था कि मैं वही टॉपिक जाके पढ़ रही हूँ, देन उसके बाद लगभग मैं 1 से 1.5 घंटा और केमिस्ट्री को सेपरेटली देती थी, जिसमें मैं केमिस्ट्री की इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है उसके नोट्स को रिवाइज कर रही हूँ। क्योंकि जब तक वो नोट्स के वो मैंने इतनी बार रिवाइज किया था कि बिल्कुल आंखों के सामने इमेज बन जाए कि अच्छे तरीके से कि क्या क्या है। इसलिए जितने नोट्स तुम्हारे पास हैं, और एनसीईआरटी, हाँ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, केमिस्ट्री की एनसीईआरटी बहुत अच्छे तरीके से करना ज़रूरी है। क्योंकि मैंने क्या किया था कि हर केमिस्ट्री के हर चैप्टर में मैंने क्या किया था, जो उसके इंटेक्स क्वेश्चंस होते हैं अंदर जो होते हैं, और सॉल्व्ड क्वेश्चंस भी होते हैं, उनको मैंने बहुत अच्छे तरीके से किया था। जो क्वेश्चन नोट, इंटेक्स वाले क्वेश्चन तो नोट कर लिए थे एक पेज पर, और हर चैप्टर से पहले ही लगा दिया था, जिससे क्या होता था पूरा चैप्टर नहीं पलटना पड़ता था मुझे, तो बस वही देख लेती थी मैं। क्योंकि इनऑर्गेनिक में तो मैं बता रही हूँ कि जो इंटेक्स क्वेश्चन है, सॉल्व्ड क्वेश्चन है अंदर, वो तो रिपीट भी हुए हैं। तो इसलिए केमिस्ट्री की एनसीईआरटी अगर तुम नहीं पढ़ पाए हो अभी तक, अब देखो टाइम भी नहीं है कि तुम बिल्कुल नए तरीके से शुरू करो, तो तुम क्या कर सकते हो इस टाइम पे कि जो इंटेक्स क्वेश्चन है, सॉल्व्ड क्वेश्चन हैं, वो कर लो, ठीक है, वो तो हो जाएंगे। दूसरी चीज़ तुम क्या कर सकते हो कि जहाँ जहाँ पर भी हाईलाइटेड है, जहाँ पे भी बोल्ड में लिखा हुआ है, इटैलिक्स में लिखा हुआ है, इसका मतलब वहाँ पे कोई इंपॉर्टेंट बात है, तो वो वाली चीज़ जाके पढ़ लो। इतना तुम कर सकते हो, क्योंकि एनसीईआरटी केमिस्ट्री बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है प्लीज़। क्योंकि मैंने खुद फील किया है कि केमिस्ट्री के मॉक टेस्ट में अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे होते हैं, है ना, क्योंकि मॉक टेस्ट में वो लोग आउट ऑफ एनसीईआरटी भी क्वेश्चन डाल रहे होते हैं, लेकिन फाइनल एंड नीट के एग्जाम में कंप्लीटली एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन आता है। इसलिए एनसीईआरटी पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऑर्गेनिक में तो प्लीज़ जहाँ जहाँ रिएक्शंस लिखी हैं ना, उनको तो बिल्कुल बोल के पी जाना। अगर लिखी हुई हैं, जो रिएक्शंस बनी हुई हैं फिगर वाइज, वो एग्जैक्टली फिगर वाइज ही आ जाती हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये केमिस्ट्री में ये सब चीज़ें मैंने की थी। तो मेनली हाँ, दूसरी लास्ट थिंग ये कि मेरा पीवाईक्यू, मेरा ये चल रहा था पीवाईक्यू, और ये अपना रिवीजन चल रहा है, और दूसरा यहाँ पे मॉक टेस्ट हो रहे थे। देन उसके बाद जैसे मैंने 15 दिन के अंदर लगभग अपने सारे पीवाईक्यूज खत्म कर लिए थे। देन उसके बाद मैंने क्या किया था, कुछ टाइम लगभग 10 दिन के अंदर मैंने सारे के सारे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के भी क्वेश्चन खत्म किए थे, तीनों का, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। फिजिक्स केमिस्ट्री में तो तुम्हें MCQ 1 ही करना होता है, क्योंकि MCQ 2 और आगे के में MCQ 2 में क्या होता है कि मोर देन 1 करेक्ट होते हैं, तो हमें वो नहीं करने हैं। MCQ 1 में जो क्वेश्चंस हैं वो क्वेश्चंस भी डायरेक्टली रिपीट हुए हैं, चाहे फिजिक्स हो चाहे केमिस्ट्री हो, दोनों में मैंने देखे हैं डायरेक्टली रिपीट हुए हैं। बायोलॉजी के भी मेरे को ऐसा बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं है, क्योंकि बट मैंने फिजिक्स और केमिस्ट्री में तो डायरेक्ट रिपीट होते हुए देखे बहुत सारे क्वेश्चन। AC का भी एक क्वेश्चन है जो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से रिपीट हुआ है ना। तो बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट होते हैं, तो इसलिए मैंने एनसीईआरटी एग्जाम्पलर को भी लास्ट टाइम पर बिल्कुल किया था अच्छे तरीके से, एक एक क्वेश्चन। तो इन बातों को
प्लीज़ तुम अच्छे से कहीं पे नोट कर लेना। और आखिरी का ये मंथ है, पूरी साल से लगे आए हो, बस 1 महीना और है ना? इस 1 महीने में और मेहनत कर लो बस। फिर उसके बाद आराम से सोना, आराम से फ़ोन चलाना, जितना जो मन करे वो करना। क्योंकि तुम्हें पता है जब तुम्हारा अलॉटमेंट लेटर आता है ना, क्योंकि मुझे याद है जब मेरा अलॉटमेंट लेटर आया था और उस पे जब ऐसे नेम लिखा होता है कि नेम समीक्षा दक्ष, कोर्स अलॉटेड एमबीबीएस, वो जो चीज़ थी ना वो बहुत सुकून भरी थी। इतना अच्छा लगा था कि मेरे नाम के साथ एमबीबीएस लिखा है। तो बहुत बहुत अच्छा लगता है। तो उस मोमेंट के लिए बस 1 महीना, बस 1 महीना, है ना? और ओवरथिंक करना बंद कर दो, अपने भगवान पे बिलीव रखो, है ना? बस देखो कभी-कभी ना मैं जानती हूँ बहुत ज़्यादा मोटिवेट होने का मन नहीं करता, है ना? तो शांत रहो, ना ज़्यादा मोटिवेट हो, ना डिप्रेस हो, नॉर्मल रहो। और नॉर्मल रहने का सबसे अच्छा तरीका है कि तुम अपने गॉड पे बिलीव रखो। जब भी बहुत ज़्यादा उथल-पुथल हो दिमाग में, तो एक कोई भी धार्मिक सॉन्ग बजा लो, जो भी तुम फ्रीक्वेंटली सुनते हो उसको बजा लो और बिल्कुल शांति से उस गाने को सुनो और अपनी सारी प्रॉब्लम अपने भगवान को दे दो और बस अपना काम करते जाओ, बस अपना फ़र्ज़ निभाते जाओ। देखना एक दिन खुदा तुम्हारी ज़रूर मदद करेगा। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर दिस वीडियो। जो भी तुम्हारी और कन्फ्यूज़न हो कमेंट्स में मुझे बताना। मैं तुम्हारी सारी कमेंट्स की रिप्लाई करूँगी। और अच्छे से मेहनत करते रहो, जान लगा दो, प्लीज़ जान लगा दो या जाने दो।